हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे राजपूत राजवंश को। ठीक है, राजपूत काल को आज आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हो गई थी, आप जानते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का काल उत्तर भारत के इतिहास में सामान्यतः राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखें। 7वीं 8वीं सदी में हमें राजपूतों का उदय दिखाई देने लगता है तथा 12वीं सदी तक आते आते उत्तर भारत में उनके 36 कुल अत्यंत प्रसिद्ध हो जाते हैं। राजपूत बड़े वीर तथा स्वाभिमानी होते थे और साहस, त्याग, देशभक्ति आदि के गुणों से भरे हुए थे। आगे देखें। परंतु पारस्परिक संघर्ष तथा द्वेष भाव के कारण वे देश की रक्षा नहीं कर सके और देश की स्वाधीनता को उन्होंने विदेशियों के हाथों में सौंप दिया। ठीक है, अब आ जाइए, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई उसे आप देखें। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का विकृत रूप है। आगे देखें। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत, दो मत हैं। एक है राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत, ठीक है, और दूसरे हैं भारतीय उत्पत्ति का मत। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन कौन कर रहा है? जेम्स टाड। ठीक है, इन्होंने सीथियन जाति की संतान बताया है राजपूतों को। ठीक है, और स्मिथ जो थे वो जो है सको और हुडो से इन्होंने बताया है राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। आगे देखें। भारतीय उत्पत्ति का मत, इसमें कौन कौन है देखिए। गौरी शंकर, हीराचंद ओझा एवं सीवी वैद्य। ये जो है क्या कहते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कि राजपूत विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों की संतान थे, यानी जो प्राचीन क्षत्रिय थे उन्हीं के संतान थे ये। ठीक, अच्छा, अब और देखिए, पृथ्वीराज रासों में हमें मिलता है। इसके जो रचयिता हैं चंद बरदाई, इसके रचयिता हैं पृथ्वीराज रासों के। इन्होंने इसमें क्या लिखा है देखिए, अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति। इन्होंने बताया कि अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति। वशिष्ठ ने, देखिए इसमें क्या लिखा है, वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया जहां यज्ञ की अग्निकुंड में से 4, ठीक है, कितने? 4 राजपूत निकले हैं। कौन कौन? देखिए, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। कौन कौन निकले हैं? परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य। तो ऐसे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको आ सकता है, इसमें और कुछ जो है राजपूत वंश को बढ़ा देगा, है ना। तो ये आप जो है याद कर लीजिएगा, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। देखिए गुज्जर प्रतिहार वंश को, इसमें देखिए मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक, ठीक है, क्या था? गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? आपका है नागभट्ट प्रथम। ठीक, क्लियर। आगे देखें। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद द्वितीय ने हराया था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। आगे देखें। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। यह विष्णु भक्त था
इसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, इसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। कौन किया था? मिहिर भोज। आगे देखें, राजशेखर जो था प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहता था। कौन रहता था? राजशेखर। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। इसका समय काल क्या है? 1036 ईस्वी। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। गढ़वाल वंश को अब दूसरे राजपूत शासक गढ़वाल वंश को, इसके देखिए गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। राजधानी क्या थी इसकी? वाराणसी, बनारस। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद। इसका मंत्री कौन था? लक्ष्मीधर। शास्त्रों का यह प्रकांड विद्वान था लक्ष्मीधर, जिसने कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली कौन है? गोविंद चंद। इसका जो है मंत्री कौन है? लक्ष्मीधर। यह एक क्या था? प्रकांड विद्वान था। इसने लिखा क्या है? कृत्य कल्प तरु। ठीक है, ध्यान से याद कर लीजिएगा, साफ साफ लिखा है। गोविंद चंद की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जींद बिहार बनवाई थी। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ये तो आप जानते ही होंगे। आगे देखें, इस वंश का अंतिम शासक कौन है? जयचंद, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। तो इसके बारे में पढ़ने को मिलता है दोस्तों, जैसे जयचंद जो था इसने कई बार हराया जो है, ऐसा जो है किताब मिलता है। तो उसके बाद ये युद्ध जो ये है आपका 1194 ईस्वी में लड़ रहा था, चंदावर वाला युद्ध है। तो इसको जो है बाण सीधे इसके आँख में आके लग जाती है और जो है गिर के वहीं मर जाता है। तो ये है आपका जयचंद, है ना। आगे देखें, अब आ जाइए चहमान या चौहान वंश के बारे में आप पढ़िए। चहमान या चौहान वंश का जो है संस्थापक कौन है? वासुदेव। प्रारंभिक राजधानी इसकी क्या थी? अहिछत्र। ठीक, अजय राय द्वितीय ने अजमेर नगर की, ठीक है, कौन किया? अजय राय ने अजमेर किया, अजमेर नगर की, और उसे राजधानी बनाया। ठीक है, अब देखिए इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक विग्रहराज चतुर्थ, इसे जो है विशल देव भी इनका नाम है, विग्रहराज चतुर्थ विशल देव। इनका शासनकाल क्या है? देखिए 1153 से 1163 ईस्वी तक। ठीक है, यह चहमान वंश के एक शक्तिशाली राजा थे। और अभी आप आगे पढ़ेंगे पृथ्वीराज। पृथ्वीराज क्या थे? एक प्रसिद्ध राजा थे, है ना। और ये जो है चहमान वंश के एक शक्तिशाली राजा थे। देखिए इनके पिता का नाम क्या था? अरुणराज। ठीक है, यह शक्तिशाली शासक था। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना इसने की थी। सोमदेव राजकवि जो है ललित विग्रहराज नामक संस्कृत नाटक की रचना ठीक इसी ने की थी, सोमदेव ने। और ये किसका राज कवि है? विग्रहराज का है। आगे देखें, इन्होंने विद्यालय का निर्माण कराया। इसी के नींव पर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है। विद्यालय को झोपड़ा में बदल जो है 2.5 दिन के झोपड़ा जो मस्जिद में बदल दिया गया था इनके विद्यालय को। और देखिए इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। यह जो है शैव मतानुयायी थी, भगवान शंकर को मानने वाले थे। ठीक है, अन्य धर्मों एवं संप्रदायों के प्रति ये सहिष्णु थे। उपाधियां इन्होंने क्या धारण की थी? देखिए परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज, ये इनकी उपाधियां हैं। प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इनका शासन 1177 से 1192 है। कथाओं में इन्हें जो है राम पिथौरा नाम मिलता है इनका। ये देखिए प्रसिद्ध शासक थे। चौहान वंश का ये अंतिम शासक था। राजकवि इसका कौन था? चंद्रबरदाई। इसने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। और ज्ञानक भट्ट, ठीक है, ये जो है क्या लिखा है?
पृथ्वीराज विजय। रणथंभौर के जैन मंदिर का जो शिखर इसने बनवाया था पृथ्वीराज ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी से हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हारा था, ठीक है। और तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी से ये हार गया था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो ये आपका हो गए 3 राजवंश आपने पढ़ लिया, ठीक है। राजपूत के 3 राजवंश आपके हो गए। अब देखिए चौथा राजवंश मालवा का परमार वंश। मालवा का परमार वंश, राजधानी क्या है इनकी? धारा नगरी, उज्जैन। प्राचीन राजधानी कौन सी थी परमार की वंश की? उज्जैन। और देखिए पिता का नाम क्या है? राजा भोज, ठीक है, ध्यान दीजिए राजा भोज। इसके जो है प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा माना जाते हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? भोज के सिंधुराज। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था। ग्रंथ युक्ति कल्प जो है ये एक राजा भोज जो है, आपने कहावत भी बहुत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना। तो ये इन्हीं के बारे में है। तो ये एक बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत सारी इन्होंने ग्रंथ लिखा है। इन्होंने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं, है ना। और इनको जो है कविराज की उपाधि मिली हुई है राजा भोज को। और इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया है और मंदिर परिषद में इन्होंने संस्कृत विद्यालय खोला था, है ना। और धारा नगरी की इसके शासनकाल में विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र हो गया था, क्योंकि ये विद्वान भी था और बहुत सारे विद्वानों को जो है ये इसे इनके राज्य में आते रहते थे और सम्मान भी बहुत करता था विद्वानों का, है ना। चित्तौड़ के में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। भोजपुर नगर की स्थापना इन्होंने कराई थी। और इनके मित्र के साथ ही परमार वंश का जो है, देखिए परमार वंश का जो है इनके मित्र के साथ ही अंत हो जाता है। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। नव सहसांक चरित के लेखक रचयिता पद्मगुप्त। 10 रूपक के रचयिता धनंजय। धनिक, हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाकपति मुंज के दरबार में रहते थे। जेजा भुक्ति के चंदेल वंश, बुंदेलखंड के चंदेल वंश के बारे में आप पढ़िए। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जेजाक भुक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जेजाक भुक्ति। अच्छा, अब देखिए इस वंश के संस्थापक कौन है? नन्नुक। राजधानी क्या थी इनकी? खजुराहो। प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कलिंजर। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो की थी। सबसे प्रतापी राजा चंदेल वंश का था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर देवपाल को हराया। उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की हुई, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था, लगवाया था। ये धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ एवं कदरिया महादेव मंदिर जो 999 में का निर्माण कराया था। संगम में इसने धंग ने प्राण त्याग किए थे। संगम यानी आप जानते हैं जो प्रयागराज में है, पुराना नाम इलाहाबाद है। संगम में इसने जब ये 100 वर्ष का धंग हो गया था तो इसने जो है संगम में जा कर के और वहाँ पे उसमें डूब करके प्राण त्याग किया था। आगे देखें, चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। कीर्ति सागर नामक झील का निर्माण जो है कराया था, है ना, कीर्तिवर्मन ने। आगे देखिए, आल्हा उदल 2 सेनानायक थे, ठीक है। परमर्दी देव के दरबार में इन्होंने पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ा था और युद्ध में जो है मारे गए थे। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन है? परमर्दी देव, ठीक है। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। 1305 ईस्वी में
इस राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। अगले राजपूत वंश को गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश को। देखिए इसका संस्थापक कौन है? सोलंकी वंश का मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी क्या है? अहिलवाड़। यह कौन जो है मूलराज कौन से धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म के अनुयायी था। भीम प्रथम के बारे में देखिए, महमूद गजनवी का इसी के समय जो है महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। और क्या था देखिए, सामंत विमल ने जो है आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का बनवाया था। ठीक है, इसी के समय में जो इसका सामंत था विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। जैसा कि आप देखिए राजपूत शासक जो हैं दोस्तों, इसमें दो धर्म प्रसिद्ध रूप से हमें दिखाई देते हैं। एक है आपका हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म और दूसरा है जो है आपका जैन धर्म। ठीक है, इसमें जो है बौद्ध धर्म का जो है उतना अच्छा हमें नहीं पड़ता है। दो जो है धर्म हमें जो है हाईलाइट में दिखाई देते हैं। आगे देखें, ये है अगले शासक जय सिंह सिद्धराज। ये क्या था? शक्तिशाली शासक था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र इसके दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर इसने अपने 7 पूर्वजों को गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। वहाँ पे सिंहपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण इसने कराया था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। आगे देखें, सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। यह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। भीम सेकंड के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। बघेल वंश ने गुजरात में 13वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। इसके बाद गुजरात का स्वतंत्र हिंदू राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। त्रिपुरी का कलचुरी वंश, चेदी वंश राजवंश को आप देखिए इसका संस्थापक कौन है? कोक्कल। राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। आगे देखें, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कणदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। 13वीं सदी के प्रारंभ में इस वंश के अंतिम शासक विजय सिंह को चंदेल शासक त्रैलोक्य वर्मन ने परास्त कर त्रिपुरी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार कलचुरी चेदी वंश का अंत हुआ था। फ्रेंड्स, ये आपने सरसरी तौर पर जो राजपूत शासक थे उत्तर भारत के आपने देख लिया। ठीक है, और ये आपका उस समय का 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का आपका ये मैप आपको दिख रहा होगा। तो मैप में आप देखिए कहाँ देखिए, यहाँ पे आपके चौहान शासक थे, है ना। और ये देखिए गुजरात के चालुक्य सोलंकी, ये परमार आपको दिख रहे हैं। ये देखिए चंदेल शासक, ये आपको गढ़वाल वंश दिख रहा होगा। इनकी राजधानी अभी मैंने आपको बताया बनारस में थी। ठीक है, ये आपको कलचुरी शासक थे, है ना। तो ये उत्तर भारत में ये छोटे छोटे राज्य आपको, ये तोमर वंश हैं आपको देख रहे हैं दिल्ली में। तो इसकी चर्चा मैंने अभी आपको करी। ये देखिए, तो ये उत्तर भारत के जो राज्य हैं ये आपस में देखिए, ये तो जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपसे बताया कि बहुत ही शक्तिशाली थे और देशभक्ति इसमें कूट कूट की भरी थी। तो ये हारे क्यों? रीजन क्या था? हारने का कारण क्या था? तो देखिए, हारने का कारण ये था कि आपस में हमेशा जो है ये आपस में हमेशा लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे और इनमें मनमुटाव था, देश भाव था।
और जैसा कि आप देखिए चहमान और संयोगिता का जो स्वयंवर था, तो इन्होंने बलपूर्वक, जो चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय था, इसने जो है गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की पुत्री को इसने जो है उठा लिया था भरे राज दरबार से। तो इससे भी जो है मनमुटाव बहुत तगड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा गहरी दुश्मनी में बदल गई थी। और यही कारण था कि जब पृथ्वीराज तृतीय हारता है तो ये जो गढ़वाल वंश का शासक जयचंद था, ये अपने जो है खुशी मनाता है, अपने राज्य में जो है दीपावली जो है मनाता है ना। जबकि अगर ये मिल के लड़े होते तो ये जो है ये जो विदेशी शासक थे ये विजय प्राप्त न करते। तो यही सवाल उठता है कि ये लोग जो है मिल के क्यों नहीं लड़े। अगर मिल के या लड़े होते तो जो है मुस्लिम शासक जो आक्रांता थे वो विजय न प्राप्त करते और इतिहास ही हो सकता था दूसरा होता, है ना। तो ये है दोस्तों। और यहाँ पे जो है सामंतवाद आप देखते हैं जो है, जैसे इसमें जो जैसे आपके मान लीजिए पृथ्वीराज तृतीय है, पृथ्वीराज तृतीय के 150 सामंत थे। तो ऐसे ऐसे सामंती शासन व्यवस्था उस समय विद्यमान थी राजपूत कालीन में। और इनके जो है ये 100 1 लाख गांव, 50,000, 1,000 इस तरह के जो है सामंत जो है के अधीन गांव होते थे। और इन्हीं ये खुद जो है शासन व्यवस्था इन्हीं के हाथ में होती थी। और निचले स्तर पे आप जाएं तो जैसे ग्राम पंचायतें हैं तो वो फौजदारी दीवानी दोनों काम जो है गांव वाले जो है ग्राम पंचायत थी वो देखते थे, स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। तो ये थी शासन व्यवस्था राजपूत कालीन की। और आप देखिए सामाजिक व्यवस्था अगर आप देखते हैं तो सामाजिक व्यवस्था उसी तरह थी। और औरतों की जो दशा थी तो बहुत न अच्छी थी न बहुत खराब ही हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप देखें कि उस समय बड़ा जो राजपूत राजा थे वो औरतों का बहुत सम्मान करते थे, है ना। लेकिन ये भी हम देखते हैं कि जौहर प्रथा थी, जैसे शासक हारते थे तो वो जो है आग में कूद कर की जो है अपने आप को जला लेती थी। और जो विधवा थी उनका भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी, उनको जो है अपमानित किया जाता था। विधवा होने पे उनके बाल जो है काट दिए जाते थे, उनको जो है सर मुड़ दिया जाता था। तो इस तरह की स्त्री की व्यवस्था थी, तो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। उसके बाद आप देखते हैं जो आपका जो व्यापार है ना, तो ज़्यादातर आय जो है भूमि कर से आता था। खेती से जो भूमि कर था, खेतों पर लगता था, उससे आता था। और सेकेंड थर्ड में आपका जैसे उद्योग था, व्यापार था, उससे जो है कर की प्राप्ति होती थी। तो ये व्यवस्थाएं दोस्तों जो है राजपूत कालीन में थी। और अगर आपको कुछ चीज़ें जाननी है, समझना है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही करते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।